तो माय डियर स्टूडेंट, बेटा इस वीडियो में आपका जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पूरे चैप्टर को हमें जो है इस एक ही वीडियो में पूरा कवर करना है। सबसे पहले आपको चैप्टर में समझाना है क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आपको ये समझाना है कहाँ कहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उसको बताना है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो आपको समझाना है। फिर अति लघुत्तरी कराना है, बहुविकल्पीय एमसीक्यूज क्वेश्चन कराना है। और लास्ट में हम जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो है यानी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, वो भी आपको जो है इस वीडियो में ही पूरा कवर कराएंगे। सब कुछ बताना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम पूरा चैप्टर देखते हैं, इस चैप्टर में है क्या। तो चैप्टर की जब बात करेंगे तो बेटा इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन या गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है, दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हो। नमक का जल में घोल देते हैं, भाई रख दो या उबाल करके पानी उड़ा दो, नमक रह जाएगा। तो जो हम अपने घर में जो है उन चीजों को दोबारा उसी अवस्था में बदल सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने बर्फ बना दिया, बर्फ से जल बना दिया, जल से बर्फ बना दिया, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दोबारा से उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें साधारण विधियों के द्वारा जो है चेंज नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के संगठन और रासायनिक गुण भी परिवर्तित होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि इन्हें हम जो है लोग साधारण विधि से दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं। मोमबत्ती जल गई, पूरी जल गई, जो है ना, पिघलने की बात नहीं हो रही, जलने की बात हो रही है। दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसा चैप्टर में है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये समझ लीजिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ कौन सा है? जो पहले था उससे बिल्कुल भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, वही तो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना। अब रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ना, उसको प्रतीक के रूप में आप लिख देते हो तो वो क्या है? रासायनिक समीकरण है। जैसे एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में क्या होता है? अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, काय के रूप में? प्रतीक के रूप में होते हैं। उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित करते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कार्बन है, कार्बन ठोस सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर के इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली, तो ये क्या हुई? रासायनिक समीकरण हुई। ठीक। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो इसको समझते हैं। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष क्या हैं? ये बीच में एरो लग रहा है, ये पहला वाला पक्ष है और ये बाद वाला पक्ष है। दोनों पक्षों यानी बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, लॉ ऑफ मास जो है कंजर्वेशन,
उसका नियम है ना, किसी भी पदार्थ को ना ही नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो। जब ना ही नष्ट होगी ना ही उत्पन्न होगी तो भाई ना ही इधर बढ़ के चीज होगी ना ही घट कर होगी, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो तीर के दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वो क्या है, संतुलित यानी बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे इधर एक Zn है, इधर एक Zn है जिंक, इधर SO4 है, इधर भी SO4 है, यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है। तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक। अगली बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो अलग अलग तरीके की हैं। जैसे हम बच्चों को बांटते हैं कि भाई बड़े बच्चे एक तरफ आ जाओ, छोटे बच्चे एक तरफ आ जाओ। उन्हीं बच्चों को बांटते हैं कि भाई लड़कियां एक तरफ हो जाओ, लड़के एक तरफ हो जाओ। या दूसरा बेस ले लेते हैं कि जो है भाई तेज बच्चे एक तरफ आ जाओ और जो डल बच्चे हैं, मध्य बच्चे हैं, वो एक तरफ हो जाओ। तो इसी प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को भी जो है अलग अलग आधार पर जो है कई भागों में बांटा गया है। सिंपल संगठन के आधार पर रासायनिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हमने जो चार भागों में बांटा है। सबसे पहले चार भागों में बांटा है रासायनिक अभिक्रियाओं को। कौन सी? एक तो संयोजन है, संयोजन यानी कि योगात्मक भी कहते हैं इसे, योगात्मक भी कहते हैं या कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। योगात्मक, योग हो रहा है, जुड़ रहा है, संयोजन हो रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया एक ही बात है। एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाते हैं क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जोड़कर CO2 बना दिया है, तो ये संयोजन, योगात्मक या एडिशन रिएक्शन है, किसी भी नाम से आप कह लीजिए। ठीक। अगली है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन जैसे कि नाम से दिख रहा है कि अपघटित हो गई या वियोजन टूट गई, समझे। तो इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया तो CaO और CO2 में टूट गई, इसमें जो है चूना बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी जैसे चूना पत्थर या संगमरमर या चौक का सूत्र यही होता है, लेकिन हमने यहाँ पर चूना पत्थर लिया हुआ है। तो ये वियोजन अपघटन क्रिया है। ये जो है किस प्रकार से अपघटित हो रही है, कैसे अपघटित हो रही है, इस आधार पे इन्हें तीन भागों में बांटा है। एक तो विद्युत धारा से अपघटन, एक प्रकाश से अपघटन, एक गर्म करके अपघटन ऊष्मा द्वारा। ठीक। अगला बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विस्थापन या प्रतिविस्थापन यहाँ से जो है बनता है, इसको जो है इम्पोर्टेंट मान के चलिए बेटा। ठीक। विस्थापन या प्रतिविस्थापन जो है रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व या समूह को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन कह लो या विस्थापन कह लो, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Zn है, Zn हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो Zn जब इस यौगिक के पास आएगा तो हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा और Zn इसके साथ में जुड़ जाएगा, जैसे ये जुड़ा है और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो ये क्या होगा? विस्थापन या प्रतिविस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगली बेटा ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस रिएक्शन को क्या लिखोगे? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट IMP रिएक्शन। ठीक। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया भी लिखोगे भाई,
उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, और दूसरी अवक्षेपण अपक्रियाएं भी इसी प्रकार की होती हैं, इसीलिए इसे अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। होता क्या है इसमें? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सचेंज। यानी कि हमने चीज ली और उसके बदले दी, तो आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कैसे? देखो, Na सोडियम है और सल्फेट है, यहाँ बेरियम और क्लोराइड है। तो बेरियम ने क्लोराइड को दे दिया Na को, Na ने सल्फेट को इसके बदले में दे दिया बेरियम को, तो बेरियम के पास सल्फेट आ गया और सोडियम के पास क्लोरीन आ गया। ठीक, अदला बदली हो गई, एक्सचेंज हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो ये अपक्रिया क्या है? उभय अपघटन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, अवक्षेपण अपक्रिया क्या है? एक अवक्षेप के रूप में हो जाएगा, दूसरा जल में घुला रहेगा। अवक्षेप को क्या होता है कि एक जो है यौगिक ठोस अवस्था में बदल जाता है, वो अवक्षेप बन जाता है, तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि इन अपक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए ये अवक्षेपण अपक्रिया भी कहलाती हैं। तो बेटा किसी भी तरीके से पूछ ले ये आपको, जो है उभय अपघटन के नाम से पूछ ले तब भी यही लिखना है, अवक्षेपण के हिसाब से पूछ ले तब भी यही लिखना है, और द्विविस्थापन पूछ ले तब भी यही लिखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। ठीक, छोड़ना नहीं है। विस्थापन इम्पोर्टेंट हो गई और द्विविस्थापन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक, उसके बाद में एक रिडॉक्स अपक्रिया आती है, वो आगे समझाऊंगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो 4 प्रकार की अपक्रियाएं हो गई। ठीक, अगली बात करते हैं ऊष्मा के आधार पे, ये जितनी 4 प्रकार की हैं इन्हीं को ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं जो है 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, जो है छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी को कहते हैं एक्सोथर्मिक, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ऊष्मा छेपी में क्या होता है? ऊष्मा बाहर को निकलती है, ऊष्मा शोषी में बाहर से पदार्थों की तरफ आती है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कैसे लिखेंगे ये आराम से समझ लेते हैं। ऊष्मा छेपी अपक्रिया, तो वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि ऊष्मा मुक्त होती है। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, या ऊष्मा बाहर निकलती है, या ऊष्मा निर्मुक्त होती है। आप कुछ भी लिख सकते हो, सबका मतलब एक ही है। ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ CaO और H2O यानी शुष्क चूना को मिलाया और जल को मिलाया, ये बुझा हुआ चूना मिला, और बहुत ज्यादा एकदम हीट जो है गर्म हो जाता है इसका विलयन। तो ऊष्मा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है। हम कभी कभी जो हाथ धुलने के लिए सुबह सुबह सर्फ जो होता है डिटर्जेंट, वो हाथ में जब लेते हैं, पानी डालते हैं ना, तो ऐसा लगता है मुट्ठी गर्म पड़ गई। तो उसमें भी क्या है? ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी वो भी ऊष्मा छेपी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको ऊष्मा छेपी बहुत अच्छे से समझना है। अगली बात करते हैं ऊष्मा शोषी की। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण होती है या अवशोषण होता है, या ऊष्मा प्राप्त की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया हमने तो ऊष्मा ली है ना इसकी यूज के लिए, तो क्या बना है? बुझा हुआ चूना मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है, तो ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक, अगला बेटा हम जो है ये ऊष्मा के आधार पे 2 प्रकार की थी, हो गया। अब ऑक्सीकरण और अपचयन,
यानी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पे भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वो जो ऑक्सीकृत होती हैं, दूसरी वो जो अपचयित होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझो बेटा। ठीक, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे ऋणी तत्वों का योग होता है, या हाइड्रोजन जैसे धनी तत्वों का हास यानी बाहर निकलते हैं, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऑक्सीकरण हो जो है कहलाते हैं। अब क्या है, यानी कि कोई भी जो है तत्व है, जैसे जो है सपोज दैट यहाँ पर जो है कॉपर है, कॉपर से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन या इस तरह के जो है कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए, यानी कि भैया ये तो जैसा है वैसा है, इससे कोई बेकारी ऋण विद्युतीय तत्व यानी लेने वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व जुड़ जाएगा, तो यार क्या होगा, इसकी तो हवा निकल जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये तो गरीब होने लगेगा। समझे, तो कहने का मतलब गरीब होने वाली कगार पे आ जाओ तो तुम्हारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, और अगर जो है तुम पैसे वाले हो रहे हो तो जो है तुम्हारा अपचयन हो रहा है। तो कॉपर से क्या जोड़ गए, ऋण विद्युतीय तत्व यानी बेकारी जोड़ गए, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। या कॉपर के साथ में कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे धनी तत्व थे, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले यानी पैसे वाले लोग थे, वो भी अगर अलग हो जाएंगे तब भी तो इसका घाटा होगा, तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ये इससे जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब भी तो इसका घाटा होगा। यानी कि अगर इसके पास जो है ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि भिखारी लोग जोड़ेंगे तब इसका ऑक्सीकरण होगा, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसे तत्व जो है क्या है इससे बाहर जाएंगे तो इसका ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। इस एक को अच्छे से तैयार कर लो, इसका उल्टा होता है अपचयन, इसका उल्टा जस्ट उल्टा क्या होता है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे तत्व जो है ऋण विद्युतीय तत्व अलग होते हैं, यानी उनका हास्य होता है, या हाइड्रोजन जैसे तत्व का योग होता है या इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं तो वो अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक, ये समझ लिया आपने। अब इस पे आधारित ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रेडॉक्स कैसे लिखोगे, यानी RED, रेड, रेड और ऑक्स, यानी ये रिडक्शन हो गया, ये बेटा ऑक्सीडेशन हो गई, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन यानी अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो क्या है, रिडक्शन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो हमने लिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इससे निकल गया, तो ऑक्सीजन कोई भिखारी भाई इससे दूर हो गया, तो ये जो है ये क्या है, ये तो आनंद में आ जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक, तो इसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है CO में, लेकिन भाई हाइड्रोजन के साथ तो ये भिखारी जुड़ गया ऑक्सीजन, इसका तो ऑक्सीकरण हो गया, समझे, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, दोनों ही हो रहे हैं, इसका जो है अपचयन हो रहा है और इसका जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो उपरोक्त अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः ये रिडॉक्स अपक्रिया है। ठीक, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं संक्षारण। संक्षारण कोरोजन क्या होता है, इसको जो है प्रभावित करने वाली चीजें कौन सी हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोकने के उपाय पूरा क्लियर करना है बेटा, छोड़ना नहीं है। ये भी पूछता है, 1-2 नंबर में आता है जरूर।
तो क्या है, जब कोई धातु नम वायु यानी नम वायुमंडल में या अम्ल के संपर्क में आकर धातु की सतह का क्षरण होने लगता है। धातु की जो बाहरी परत होती है वो धीरे 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 नष्ट होने लगती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे के ऊपरी परत पर हरी परत चढ़ जाना, ये क्या सब संक्षारण है, यानी कि कोरोजन है। ठीक। संक्षारण रोकने के उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो भाई जो गेट वगैरह पे पेंट होता है ना, तो पेंट काहे के लिए होता है? संक्षारण को रोकने के लिए होता है। जिससे क्या है, नम वायु जो है उस पे क्रिया नहीं कर पाती है। धातुओं पर ग्रीस या तेल लगाकर एक दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, जो बहुत कम सक्रिय धातु होती है ना, यानी निष्क्रिय होती है, उसकी जो है उसके ऊपर लेप कर देती हैं। तो उससे क्या है, वो संक्षारण बच जाता है। या मिश्र धातु बना करके। ठीक। ये तरीके हैं क्या संक्षारण रोकने के उपाय। अब बेटा विकृत गंधता क्या, रेन एसिडिटी क्या है? तो रेन एसिडिटी है ना, जो तली हुई चीजें होती हैं उनको रख देते हो 15-20 दिन में खराब हो जाती है ना, वही तो विकृत गंधता है। क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के मंद ऑक्सीकरण, क्या होता है, वो धीरे 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 ऑक्सीकरण उनका होने लगता है, जिससे उनके स्वाद व गंध दोनों बदल जाते हैं। ये घटना विकृत गंधता कहलाती है। जैसे तले हुए आलू के चिप्स या पापड़ आदि कुछ घंटों या दिनों में उनकी गंध व स्वाद दोनों बदल जाते हैं। इसको रोकने के का उपाय क्या है? या तो वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए जिसमें वायु कहीं टच भी ना हो। ठीक है, जैसे पॉलीथीन वगैरह में बिल्कुल पैक करके रखने चाहिए। पके हुए भोजन को कम ताप पर यानी फ्रिज में बहुत ठंडे ताप पर रखना चाहिए, कम टेम्परेचर पर रखना चाहिए, तो वो काफी टाइम तक बचे रहते हैं। आलू के चिप्स आलू के चिप्स वगैरह जैसे भोज पदार्थों को, सॉरी, यहाँ थे हम। हम्म तो क्या है कि आलू चिप्स जैसे भोज्य पदार्थों को किसी कम क्रियाशील गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ पैकेटों में भरना, तो उससे क्या है, बचा रहता है। या फिर क्या है, सीधे सूर्य सूर्य की रोशनी से भोज्य पदार्थ व पके भोजन को बचाना। सूर्य की रोशनी या प्रकाश में रखने से भी चीजें बची रहती हैं। ठीक। ये तो बेटा पूरा चैप्टर ने बढ़ गया। ठीक है, आपको अब इसमें क्या क्या याद रखना है ये बात समझ लीजिए। अब क्रियाओं के प्रकार में विस्थापन और द्विविस्थापन इनको जरूर करेंगे। ठीक। आप जो है फिर ऊष्मा पे आधारित दो समीकरण ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी जरूर करेंगे। ठीक। अब ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित रिडॉक्स अपक्रिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक, वो भी करना है आपको। और संक्षारण विकृत गंधता को भी कर लेंगे। ठीक। अब देखते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है रिपीट कर लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया से क्या तात्पर्य भैया? वही है जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, टाइम बेटा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, फटाफट फटाफट स्टडी मारना है, टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं भैया? अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और बनने वालों को प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। अच्छा, अपचायक किसे कहते हैं? अपचायक तो वे पदार्थ जो दूसरों का अपचयन कर देते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। अपचायक क्या होते हैं? जो दूसरों को अपचयन कर देते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। समझ गए ना दोनों, अपचायक और ऑक्सीकारक। विद्युत विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? तो वियोजन की हमने पढ़ी थी। तो जो है क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर किसी भी पदार्थ का अपघटन हो जाता है, अपघटन यानी डिसोसिएशन,
अपघटन हो जाता है तो इस प्रक्रम को विद्युत वियोजन कहते हैं। यहाँ पर देखो जल है, विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो ये वियोजन हो गया। काय की मदद से? विद्युत की मदद से। तो ये वियोजन क्या कहलाएगा? विद्युत वियोजन कहलाएगा। ठीक। अगला है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने में। रासायनिक समीकरण लिखने में जो ऊपर को ऐसे करके जो है तीर लगाते, वो क्या जो है शो करता है? वो ये शो करता है भैया गैस थी, ऊपर को उड़ गई। ठीक है, इससे ये मतलब उत्कर्षणीय अभिक्रिया को चिन्ह किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं? अगर बीच में हम जो है पता है कि अभिकारक उत्पाद के बीच में ऐसा तीर लगाते हैं ना, कहीं कहीं ऐसा भी लगा होता है, एक इधर को और एक इधर को। ठीक, यानी कि इस प्रकार का। तो ये उत्क्रमणीय जो है व्यक्त करता है कि अभिक्रिया आगे भी चल रही है और वो पीछे को भी लौट सकती है। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल है, जो पीछे को लौट सकती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारियां प्रवाहित करने पर जल वाष्प बनती है। जल वाष्प के साथ वो कौन सी गैस रह जाती है? तो हमें मालूम है 2 हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और 1 ग्राम एक हाइड्रोजन के लिए जो है कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 8 ग्राम की आवश्यकता होगी। समझे? तो भैया ऑक्सीजन तो हिसाब किताब से कम है, तो रह कौन सी जाएगी? हाइड्रोजन गैस रह जाएगी साथ में। ठीक। अब ये अभिक्रिया जो है कराई गई है, ZnH2 को हटाकर अलग कर देता है, तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण किसका है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। क्योंकि एल्केन के जो है सभी बॉन्ड जो है भरे रहते हैं। एल्केन में कार्बन के चारों बॉन्ड जो है इंगेज होते हैं, इस तरह से कोई ना कोई जुड़ा रहता है। और जब कोई चीज आएगी तो भैया एक को हटना पड़ेगा, तो ये गुण काय का होता है? एल्केन का। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन गैस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्माशोषी में ऊष्मा प्राप्त होती है, ग्रहण की जाती है। ठीक है। अगला है, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या है भैया? योगात्मक। यानी सल्फर को जला रहे हैं, सल्फर को काय में जला रहे हैं? सल्फर को वायु में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में, और SO2 बन रहा है, तो ये क्या है? योगात्मक अपक्रिया। किसी रासायनिक अपक्रिया में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ अपक्षेप कहलाता है ना? अपक्षेप क्या है? तो वही किसी रासायनिक अपक्रिया में बनने वाला जो अघुलनशील पदार्थ होता है वो अपक्षेप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2 और डॉट XH2O। एक्स का मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जंग क्या है? तो वही क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ये सूत्र होता है। शोषण की अभिक्रिया लिखिए। शोषण की अभिक्रिया लिख दो भैया, कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया शोषण की अभिक्रिया है। यहाँ पर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना और ऊर्जा निकल गई। तो शोषण की रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक। अगला बेटा कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, ये इम्पोर्टेंट भी बन सकती है। तो अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वही जो है आपकी जो कराया था डबल सब्स्टिट्यूशन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कराई थी ना, तो वही है उसमें अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रित होने पर अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी जल में आविलय कोई ना कोई पदार्थ उत्पन्न होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट को ले लिया, बेरियम क्लोराइड को ले लिया, और बेरियम सल्फेट अपक्षेप बन रहा है और इधर क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है। तो इसे ये क्या है? वही उभय अपघटन अभिक्रिया यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, वही तो अपक्षेपण अभिक्रिया है।
अच्छा, सफेदी करने पर दीवारों को कौन चमक प्रदान करता है? तो सफेदी करते हैं हम बुझे हुए चूना से, तो जल तो उड़ जाता है, बचता क्या है? CaO। तो CaO बनता है ना, ये देख रहे हो आप, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें से जल का अणु निकल गया, क्या निकल उड़ गया? H2O उड़ गया जब सूखने के बाद में, बचा क्या? CaO बचा। CaO ये CO2 से क्रिया करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर वाला सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसी से जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है हमें चमक प्रदान होती है। तो ये लिखा है ना, बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पे सफेदी जो है की जाती है, तो ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी धीमी दर से अभिक्रिया करके 2 या 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की ये पतली परत दीवारों को चमक प्रदान करती है। काय की वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक। अगला वियोजन अपक्रिया क्या है, वो आपको पीछे बता ही दिया है। ठीक, जब कोई एक जो है पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है, तो वो क्या होती है? वियोजन अपक्रिया होती है। ठीक। अगला है, जुगनू रात को क्यों चमकते हैं? तो जुगनी में क्या होता है? ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन होता है, समझे? इसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए जुगनू रात में चमकता है। ठीक। अगला, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवेशन को साफ क्यों किया जाता है? तो साफ क्यों किया जाता है, उसकी जो है देखो, ये सब पढ़ पढ़ के देखो क्या लिखा है बेटा। जो है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी मैग्नीशियम की बाहरी परत पे जो है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तथा अन्य अशुद्धियां जैसे धूल, कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। तो भैया, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन गई ना, धूल, मिट्टी, कण बन गए ना, उनको हटाने के लिए उसको पहले साफ किया जाता है। ठीक। अगला है, शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब जो है शोषण की अपक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनने के कारण इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। कैसे लिखना है? शोषण को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, अतः शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक। अगला, एषद लेपन क्या है? लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इस विधि को एषद लेपन कहते हैं। एषद लेपन या लेपन बात एक ही है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? उपचयन यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, यहाँ पर उपचयन है, क्या है? उपचयन है। ठीक। उपचयन और अपचयन, तो इसमें अंतर क्या है? तो जैसा आपको पता है, ऑक्सीकरण में अभी हमने डेफिनेशन करवाई थी ना ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन पृथक होती है, काय में? ऑक्सीकरण में। और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और इसमें जो है ऑक्सीजन पृथक होती है। ठीक। अगला,
इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है। इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है, यानी जो वैद्युत धनात्मक होता है ना वो कम होते हैं, धनात्मक चीजें बाहर निकलती हैं तो उनका अनुपात घटता है, और इधर जो है धनात्मक अवयव को जो है जुड़ता है, इसका अनुपात बढ़ता है। वैद्युत ऋणात्मक तत्व जो है अवयव का अनुपात बढ़ता है, यानी ऋणात्मक चीजें बढ़ती हैं और इधर ऋणात्मक चीजें जो है घटती हैं, इसीलिए इसका अपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इधर भिखारी जो है क्या है बढ़ रहे हैं, इधर घट रहे हैं। ठीक है, ये ऊष्मा छेद भी ऊष्मा शोषी करा दिए थे बेटा। अब देखो समीकरण संतुलित कैसे की जाती है, ये चीज बची है, बस इसके बाद जो है लास्ट है। ठीक है, ये और अच्छे से समझ लो। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अगर रासायनिक समीकरण दी हुई है आपकी, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले जो है ये जो क्वेश्चन में दी है ये समीकरण लिखोगे। उसके बाद उपरोक्त समीकरणों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्रों को बॉक्सों में रख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, जो है जो भी सूत्र दिए हैं, जैसे Fe दिया हुआ है, Fe को बड़ी ब्रैकेट में रख ली, H2O को बड़ी ब्रैकेट में, Fe3O4 को बड़ी ब्रैकेट में, H2 को बड़ी ब्रैकेट में। ठीक, क्यों रखते हैं? हम इसलिए रखते हैं, इन ब्रैकेट के अंदर कोई छेड़छाड़ या जोड़ घटाया हमें नहीं करना है। जो करना है हमें ब्रैकेट के बाहर करना है, लेकिन उसके अंदर जो है हमें जोड़ घटाओ, इसमें कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है, इसलिए ये ब्रैकेट बनाई जाती हैं। ठीक, अगले हमें क्या करना है, इस असंतुलित, ये असंतुलित है तभी तो हमें संतुलित करनी पड़ रही है। इस असंतुलित समीकरणों में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या की एक तालिका बना लेते हैं। तो भाई हमें हमारी समीकरण में क्या था, अभिकारक में क्या था, एक तो आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। इधर आयरन कितना था, 1 है, इधर कितना है, Fe3O4 है ना, तो Fe कितना है, 3 है। इधर हाइड्रोजन H2 था, H2O जल था तो 2 है, और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है और इधर कितनी थी, 4 थी, Fe3O4 में 4 थी। तो भाई यहाँ जो है 3 ज्यादा है, यहाँ जो है बराबर है, यहाँ ये जो है 3 ज्यादा है। कैसे करना है अगले देखते हैं। तो हमें कैसे करना है, अगले जो है इसमें अभिकारक तथा उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। फिर वही लिखी हुई तो है, ये हमारी लिखी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, जो है इधर Fe3 जो है Fe कितना था, Fe कितना था, 3 था, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो। Fe है ना, Fe के पहले जो है हम 3 जोड़ लेंगे। यहाँ पर जो है 2 जल के 2 थे और यहाँ भी 2 थे, तो यहाँ ऊपर जो है हमने जो है आपको क्या किया, हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर जो है जो H2O था, या इधर देख रहे हो पीछे, एक बार समीकरण देख लो, जो है समीकरण आपको दिखाता हूँ। समीकरण ये देख रहे हो ना, समीकरण यहाँ पर जो है Fe सिंगल है और यहाँ पर भी Fe3 है। ठीक है, तो हम Fe से पहले 3 जोड़ देंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हमें H2 के आगे 4 लिखना पड़ेगा। तो जब 4 हम लिख देंगे तो H2 यानी 4 दूनी 8, 8 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ H2 से पहले 4 करना पड़ेगा। तो इसी तालिका को संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, Fe को यहाँ पर जो है, Fe को यहाँ पर 3 है तो हम 3 से गुणा कर दिए। ठीक है, H2 जो है यहाँ पर जो है 2 2, हमें इससे फर्क नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में हमें H2O के आगे 4 की गुणा करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है, जो है H2 थे, 2 के 4 8 हो गए, और यहाँ पे हमें 4 से करना जो है 4 थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन्हीं से गुणा कर देते हैं। तो आप जो है समीकरण देख रहे हो, तो अभिकारक Fe
को 3 से, H2O को 4 से और उत्पाद H2 को 4 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिया, यहाँ 4 जोड़ दिया, यहाँ पर जो है 4 जोड़ दिया। अब लिख देंगे उपरोक्त समीकरण पूर्णतया संतुलित है। ठीक, इसी तरह से एक समीकरण और कर ले रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पर MnO2 है, यहाँ पर Mn1 है और ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल 1 ऑक्सीजन है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। ठीक, इनको संतुलित करना है, ये संतुलित नहीं है। समीकरण यहाँ लिख लेंगे, लिखने के बाद में इनकी एक तालिका बनाएंगे। उपयुक्त समीकरण में सबसे पहले जो है सूत्रों में लिख दो, लिख दिया। उसके बाद एक तालिका बना लिया। तालिका जब बनाएंगे तो इधर देखो Mn इधर भी एक था और इधर भी एक है, और क्लोरीन देखो इधर जो है ऑलरेडी क्लोरीन क्लोरीन इधर जो है 2 है और इधर कितनी है? इधर 1 है क्लोरीन, लेकिन यहाँ 2 ये है और 2 ये है, 4 ये हैं, इधर क्लोरीन 1 ही है। तो हमें HCl यानी 4 पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो आगे, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है, यहाँ पर कितना है? 2+2 है। यहाँ पर केवल 1 ही है, यहाँ हाइड्रोजन केवल 1 ही है HCl में। यहाँ पर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। अब हम इनको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम जो है फिर तालिका में क्या करेंगे? यहाँ पर क्लोरीन 2+2 जो है, एक तो उसके साथ में था, काय के साथ में था जो है, एक तो Mn के साथ में था, दूसरा HCl के साथ में था। ठीक है, यहाँ पर 2+2 है, तो हम यहाँ Cl को 4 से गुणा कर देंगे, तो HCl है, H जो है अपने आप 4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब ये होगा तो ऑक्सीजन भी जो है अपने आप 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक, कैसे हो जाएगी? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या किया है हमने? लिखा क्या है? HCl को हमें 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि इधर Cl जो है 2 थे और ये 2 थे, यहाँ 1 ही था, तो इसे हमने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब H2O को 2 से गुणा करने पर, H2O यहाँ पर था, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो हमें 2 यहाँ पर भी करना है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दिया, ये 2 से। ठीक है, अब नीचे उपरोक्त समीकरण पूर्णतया संतुलित है। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले ही आपको करा चुका हूँ, दोबारा चाहिए कमेंट्स कर देना, और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।